हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसका हमने सीबीएस बनाया था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसको पढ़ाते समय मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि कैसे कंसोलिडेशन करते हैं और उसके पीछे रीजन क्या होता है कंसोलिडेशन करने के पीछे। ठीक है, आपको याद हो तो मेथड्स ऑफ गुडविल कैलकुलेशन हमने डिस्कस किए थे। 2 मेथड्स होते हैं। 2 मेथड कौन कौन से हैं? एक तो प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट मेथड, जिसे पीएसएनए कहते हैं। तो नॉर्मली अपन ये यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली कौन सा यूज करते हैं? फेयर वैल्यू मेथड, है ना। ये स्टार्टिंग में F7 में भी यही चीज दे रखी थी। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 2 मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी फेयर वैल्यू मेथड यूज करते हैं तो उसे फुल गुडविल मेथड कहते हैं, और ये प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट्स मेथड को हम पार्शियल गुडविल मेथड भी कहते हैं। क्लियर? फिर हमने डिस्कस किया था कि जो एनसीआई होती है, एनसीआई को हम फेयर वैल्यू पे जब दिखाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना, एनसीआई फेयर वैल्यू पे दिखाने का मतलब ही गुडविल जो है वो एक तरीके से यहां पे फुल गुडविल वैल्यू है। ठीक है, मींस एनसीआई फेयर वैल्यू पे दिखाना और गुडविल फुल वैल्यू से कैलकुलेट करना मींस एक ही बात है। अगर आप एनसीआई सोच के देखो, पीएसएनए पे कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल निकलेगी नहीं, गुडविल निकलेगी ही नहीं एनसीआई के अंदर। ठीक है, तब वो गुडविल मेथड कहलाता है पार्शियल गुडविल मेथड। राइट, ये हमने डिस्कस कर लिया था क्लास में। ये क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि क्यों हम लोग कंसोलिडेशन करते हैं, क्या उसके पीछे बेसिक लॉजिक है। तो उसके पीछे ये लॉजिक है कि जो पेरेंट कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, तो पेरेंट कंपनी को अगर मान लो कंट्रोल है, सपोज 60% शेयर पेरेंट ने सब्सिडरी के एक्वायर करे हैं, तो जो भी सब्सिडरी की अर्निंग्स होगी वो पेरेंट में जाएगी। ओके, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, लाइक डिविडेंड, क्योंकि जो भी सब्सिडरी कंपनी कमाएगी वो पेरेंट के पास जाएगा अमाउंट। तो अगर सब्सिडरी कंपनी की अर्निंग में इफेक्ट आएगा तो इसलिए पेरेंट कंपनी की अर्निंग में भी इफेक्ट आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि कंसोलिडेशन करना बेटर रहता है। ओके, तो वही बात कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिख रखी है। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एसबीआर के अंदर अगर आप टेक्स्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो जैसे इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क द बोर्ड नोट्स दैट consolidated financial statement are important for the investor in the parent company because their economic return, their किसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे? होल्डिंग कंपनी के लिए। their economic returns are dependent on profit made by the subsidiaries that are then distributed to the parent। तो हमेशा ये लाइन आपको मतलब ध्यान रखना है दिमाग के अंदर। और भी कई रीजंस होते हैं, हम लोग इन दोनों को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट मान के चलते हैं। क्लियर क्या? तो इसी वजह से हम कंट्रोल होने के बाद क्या करते हैं? कंसोलिडेशन करते हैं। आज एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, अगर आपको थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी लगा हो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट बेसिस पे किया है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भारी रहता है दिमाग के अंदर, तो इसलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कोई इश्यू होगा तो आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पेरेंट के और सब्सिडरी के 7 और 3 दे रखे हैं, 7 लाख 3 लाख। ये दोनों अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन्हें क्या बोलते हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसएफएस। ठीक है, और हम लोग क्या बनाएंगे अब? इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। राइट, इन्वेस्टमेंट इन 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड। तो पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं सब्सिडरी के अंदर। करंट असेट्स है 8 लाख 7 लाख की। ओके, 27 लाख 10 लाख टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का। शेयर कैपिटल दे रखी है हमें 15 लाख और 5 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच। मींस सब्सिडरी कंपनी के 5 लाख डॉलर्स या रुपीस मान लो आप अमाउंट में शेयर दे रखे हैं, मतलब सिंपल बात यह है। तो क्वांटिटी बताओ कितने शेयर होगी? सर क्वांटिटी होगी 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ
10 ईच, राइट, तभी तो ये 5 लाख आएगा। और 50,000 में से 80% शेयर होल्डिंग ने एक्वायर कर रखे हैं, मींस कितने क्वांटिटी के अंदर, 40,000 शेयर्स आपने क्वांटिटी में एक्वायर कर रखे हैं। अदर इक्विटी दे रखा है और करंट लाइबिलिटी है, ऐसे करके टोटल दे रखा है। पी लिमिटेड हैड एक्वायर शेयर ऑन 31 मार्च 2022। डेट हमेशा याद रखो, यहाँ पे बैलेंस शीट की डेट भी 31 मार्च 2022 है और शेयर एक्वायर भी 31 मार्च 2022 को करे हैं, मींस कोई टाइम एडजस्टमेंट का चक्कर नहीं है, प्री पोस्ट नहीं करना। ओके, ये क्या होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी फॉर एनसीआई इज 25 ईच। विद इशू क्या है, अपन लोग है ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। हम लोग ये मान रहे हैं कि आपने F7 के अंदर, FR के अंदर कुछ भी कंसोलिडेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इसीलिए मैं बेसिक से उठाने की वजह से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर मैं मान लूं कि भाई आपने F9 तक सब कुछ पढ़ा हुआ है तो फिर ये सब क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली एडवांस लेवल पे आ सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे डिस्कस किया भूल जाते हैं, कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, कई बार एग्जामिशन लेके आए हैं तो नुकसान नहीं कर सकते बच्चों का, है ना, कुल मिला के बात ये है। और SBR ऐसा पेपर है, अगर इसके बाद आपने पेपर भी क्लियर कर लिया बिना कॉन्सेप्ट के और इसके बाद फिर आपके पास कुछ भी लर्निंग के लिए नहीं बचेगा, है ना। कोई स्टेप नहीं है कि चलो SBR में गलती करी तो आगे कहीं और सीख लें, F7 में गलती करी तो SBR में सीख सकते हैं। अब देखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले देखते हैं कि नेट एसेट्स कितनी है सब्सिडरी की, चेक करके बताओ जरा। नेट एसेट निकालने के दो तरीके, असेट्स में से लाइबिलिटी लेस कर दो या फिर कैपिटल प्लस इक्विटी जो भी होता है सारी आपकी, वो भी नेट एसेट्स है। तो कैप आप सारी एसेट्स कितनी है सब्सिडरी की, 10 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है 3, तो 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 लाख। या फिर आप कैपिटल प्लस इक्विटी करके देख लो तो भी 7 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेट एसेट्स आ गई सब्सिडरी की। अब शेयर कितना है, शेयर ऑफ होल्डिंग इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कितना परसेंट शेयर था, 80%, ठीक है। तो 80% ऑफ 7 लाख। आप लोग जब कभी भी कहीं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने उस कंपनी के नेट एसेट्स में अपना शेयर ले लिया, तो कितना हो गया 5,60,000 नेट एसेट्स का शेयर होल्डिंग के पास है सब्सिडरी का। ओके, अब हम करते हैं गुडविल कैलकुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब देखो गुडविल मैंने आपको क्या बताया था कैसे करते हैं। पहले तो आप होल्डिंग की गुडविल निकाल लीजिए, कैसे कि इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, होल्डिंग ने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना किया जरा चेक करो, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, राइट। वहां से नेट एसेट्स कितनी आई, कितनी नेट एसेट्स आई होल्डिंग के पास, 5,60,000 की, राइट। तो 12 लाख माइनस 5,60,000 कितना होता है, ये 6,40,000 होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे एनसीआई के अंदर गुडविल। ओके, तो एनसीआई के अंदर गुडविल निकालने का मतलब क्या है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे वैल्यू कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब देखो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी दे रखी है, 25 पर शेयर, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है सब्सिडरी की, 25। अब सब्सिडरी कंपनी के शेयर कितने थे टोटल, 50,000 शेयर थे। इसमें से 80% शेयर मतलब 40,000 शेयर तो होल्डिंग के पास है, तो बचे कितने 10,000 शेयर। तो 10,000 इंटू 25, राइट, 10,000 शेयर इंटू 25, तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा। और नेट एसेट्स कितनी होल्ड करते हैं एनसीआई, नेट एसेट्स होल्ड करते हैं 7 लाख का 20%,
तो कितना होता है 1,40,000। तो 7 लाख का 20% मतलब 1,40,000। तो 2,50,000 माइनस 1,40,000 मतलब 1,10,000 का आपका गुडविल आ जाएगा किसमें, एनसीआई के अंदर। क्लियर क्या? ये हम लास्ट क्लास में भी सीख चुके थे। अब देखो, आप लोग जब F7 करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो, आप लोग ये दोनों अलग अलग नहीं करते थे, ठीक है? जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में अलग अलग करके बताया। क्यों? क्योंकि पहली बार मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था इसलिए। अभी भी मैंने कॉन्सेप्ट के लिए दोबारा अलग अलग करके बताया। बट आप लोग क्या करते थे सीधे, F7 अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट लेते थे सीधा 12 लाख का। इन दोनों की जगह आप क्या करते थे, मैं ये बता रहा हूं, है ना? इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करते थे आप। कैसे? इन्वेस्टमेंट 12 लाख का, होल्डिंग ने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया 12 लाख का। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी आई, 2,50,000, राइट? ये दोनों फिगर पकड़ लिए, माइनस नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी, सीधा पूरा का पूरा। नेट असेट सब्सिडरी की कितनी थी, 7 लाख की। तो ये कितना आएगा, 14.5 माइनस 7 मीन्स 7,50,000। तो ये आ गई आपकी फुल गुडविल। आप चेक कर लो, इधर 640 और इधर 610, इधर 110। तो 640 और 110 भी कितना होता है, 7,50,000। तो जब आप एग्जाम में करते थे F7 के अंदर, तो ये स्टेप ना फॉलो करके सीधा का सीधा आप ये स्टेप फॉलो करते थे, राइट? तो ये स्टेप मैं डायरेक्टली क्यों नहीं बताया, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये डायरेक्टली बताना ठीक नहीं है। तो पहले मैंने आपको अलग अलग करके बताया, फिर मैंने आपको बताया देखो इस तरीके से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो आप एग्जाम में तो यही करते हैं फॉलो, कभी भी करेंगे तो, राइट? तो अपने सामने अब सारे फिगर्स आ गए हैं, सारे के सारे, जैसे नेट असेट्स और शेयर, गुडविल, ठीक है? एनसीआई की वैल्यू कितनी आ गई, 2,50,000, यही बैलेंस शीट में जाएगी। तो अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं, सीबीएस, राइट? चलो, सीबीएस बनाने के लिए सबसे पहले पीपीई ले लो, 7 + 3 10 लाख। इन्वेस्टमेंट्स हट जाएंगे, मैंने आपको बताया था एक जनरल एंट्री भी कर सकते हैं अपन चाहें तो पास। तो इन्वेस्टमेंट्स तो बैलेंस शीट से साफ हो जाएंगे। करंट असेट्स कितनी आ जाएगी, 8 + 7 कितना होता है, 15, राइट? गुडविल आ जाएगी बैलेंस शीट में, कितने की गुडविल है देखो, 7,50,000 की। तो गुडविल आ गई 7,50,000 की। ये सारी हो गई असेट्स। लाइबिलिटीज और इक्विटी में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल कितने की, 15 लाख की। और अदर इक्विटी कितना, 5 लाख। फिर एनसीआई जो है यहां पे ही आती है, इक्विटी का पार्ट होता है एनसीआई, लाइबिलिटी नहीं होता है एनसीआई, ठीक है? तो एनसीआई कितना आ गया, एनसीआई आ गया 2,50,000। और क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 7 + 3 10 लाख। अब आप टोटल आगे चेक कर लो। तो 10 + 15 कितना हुआ, 25 + 7.5 मीन्स 32,50,000। और ये 15 + 5 25 और 15 + 5 और ये 15 + 5 20 और प्लस 10 + 2.5 तो 32,50,000। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप बोले सर कि एक बार कॉन्सेप्ट के लिए केवल जनरल एंट्री पास करके देख सकते हैं क्या हम, तो बिल्कुल देख सकते हो। आपको इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको इससे जब समझ में आने लग जाएगी ना चीजें,
तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जनरल एंट्री क्या पास हुई होगी सोचो, अगर होल्डिंग अपनी बुक्स में एंट्री पास करे कंसोलिडेशन करने की तो क्या एंट्री पास करेगा? नेट असेट्स आ गई, ठीक है, नेट असेट्स कितनी आ गई? पूरी की पूरी 7 लाख की, ठीक है। नेट असेट्स 7 लाख क्यों आया? 80% क्यों नहीं आया? क्योंकि हम कंट्रोल पूरा का पूरा करते हैं और हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो कंट्रोल बेसिस पे बनाते हैं, ना कि ओनरशिप बेसिस पे, ठीक है। गुडविल हमने कितनी कैलकुलेट करी थी? गुडविल कैलकुलेट करी थी 7,50,000 की। इन्वेस्टमेंट हमारी बुक से चले गए, इन्वेस्टमेंट कितने के चले गए थे? 12 लाख के। और एनसीआई हमने रिकॉर्ड कर लिया, एनसीआई कितना आया था बताओ? एनसीआई आया था 2,50,000 का। चेक करो जरा, 12 प्लस 2,50,000 कितना होता है? 14,50,000 और 7 प्लस 7.5 मीन्स अगेन 14,50,000। ये जनरल एंट्री उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं उनको बहुत अच्छी लगेगी एंट्री, ठीक है। बाकी अगर एंट्री करते नहीं है कभी भी कंसोलिडेशन चैप्टर के अंदर, है ना, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर अगर जनरल एंट्री पास होती है, देखो क्योंकि पी लिमिटेड क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन कर रहा है, तो सोच के देखोगे तो एंट्री कुछ ना कुछ हुई होगी दिमाग के अंदर, है ना। तो वो ये एंट्री अपन पास करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी एंट्री को हम बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करते हैं और कुछ भी नहीं है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया ताकि अपना कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 15 मिनट का क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं। इसके बाद और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो F7 से रिलेटेड थे, जो SBR में काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना रिवाइज करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।